जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम लोग जो पिछली क्लास में देखे उसको आप देखना ना भूलिएगा। जो पिछली क्लास में हमने देखा भारत की जो सामान्य राज्यों का परिचय है उससे हम जान गए। और ये देख लिए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो विदेशी सीमा को स्पर्श करते हैं, जो तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं, कौन पश्चिमी घाट पे है, कौन पूर्वी घाट पे है, और किस देश से कौन से राज्य सटे हुए हैं। आज हम उसके अगले भाग में देखते हैं। तो सेवन सिस्टर को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेवन सिस्टर में कितने राज्य आते हैं, या सेवन सिस्टर किस राज्यों का या भारत के किस हिस्से में आता है। तो देखेंगे हम सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर जैसा कि नाम से पता है, इसमें 7 राज्य हैं। 7 राज्यों का एक समूह है। 7 राज्यों का एक समूह जिसे हम सेवन सिस्टर कहते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत में है। किस भारत में है? पूर्वोत्तर भारत में है। यह 7 राज्यों का समूह है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, 4 राज्यों का नाम दे देगा और पूछेगा आपसे कि वह कौन सा राज्य है जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। वह कौन सा राज्य है जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है? तो सबसे पहले ऑप्शन में रहेगा मेघालय, त्रिपुरा, आसाम और सिक्किम। तो इसमें से आपको चॉइस करना होगा कौन सा राज्य है जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता। पूर्वोत्तर का ऐसा राज्य जो सिक्किम है और पश्चिम बंगाल, ये सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आते। बाकी के 7 राज्य ऐसे हैं जो सेवन सिस्टर में आते हैं, जिसे हम पूर्वोत्तर भारत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत भी कहते हैं। पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत, जिसमें 7 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? असम है, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6 और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऐसे राज्य हैं जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। इसी में से प्रश्न बनेगा कि 4 राज्यों का नाम दे देगा। इसे इधर भारत के किसी भी हिस्से का एक राज्य उठा के दे देगा और पूछेगा आपसे कि इसमें कौन से सेवन सिस्टर के राज्य नहीं है। तो याद कर लेना आपको, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 ऐसे राज्य हैं जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो सिक्किम है, सिक्किम सेवन सिस्टर से बाहर है। सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर के बाहर है। अच्छा, ये भारत है। भारत के आसपास छोटे मोटे देश कई देश हैं और देशों का एक समूह भी है। इन देशों का एक समूह है जिसे दक्षेश कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षेश। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। इसमें कुल 8 देश हैं। कितने? 8 देश शामिल किए गए हैं। दक्षेश के अंतर्गत कुल 8 देश शामिल हैं, जिसे दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन कहा जाता है।
इसका मुख्यालय काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल। काठमांडू में है और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो नेपाल। दक्षेस के अंतर्गत 8 देश आते हैं। वह कौन कौन से देश हैं? प्रश्न यही से बनेगा। और देशों का जो इसके अंतर्गत और देश भी हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन देशों का नाम दे देगा और पूछेगा आपसे कि दक्षेस में वह कौन सा देश है जो शामिल नहीं है, तो कौन सा देश है? इसके लिए एक सूत्र है या ट्रिक है। क्या है? MBBS PAIN। ट्रिक है। क्या है? इस ट्रिक के माध्यम से आप इन देशों को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। MBBS का मतलब है कि डॉक्टर होता है, डॉक्टर की डिग्री होती है। और डॉक्टर क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। किस ट्रीटमेंट? कैसा ट्रीटमेंट? इंसान के अंदर पेन होता है, दर्द होती है, उसका ट्रीटमेंट करता है। तो उसी से बना हुआ है MBBS पेन ना। तो इसमें 8 देश हैं। जो M का मतलब है म्यांमार, म्यांमार, भूटान, ठीक, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया मतलब भारत, और फिर नेपाल। ये 8 ऐसे देश हैं जो दक्षेस के अंतर्गत हैं। दक्षेस में शामिल कुल कितने देश हैं? 8 हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और काठमांडू नेपाल में है। इसके लिए एक ट्रिक है MBBS पेन। इसमें सभी 8 देशों का नाम शामिल है। म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। इस ट्रिक के माध्यम से हम दक्षेस के अंतर्गत जो देश आते हैं उनको हम बड़े आसानी से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? जो हमारे 7 सिस्टर के अंतर्गत कितने राज्य हैं? तो 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं उसको देखा। ठीक। दक्षेस क्या है? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, उसको देखा। और उसमें कौन कौन से देश हैं शामिल हैं उसको हम लोगों ने बड़े अच्छे से जाना ट्रिक के माध्यम से। अच्छा, अब हमारे ऐसे राज्य कितने हैं जो ना तो किसी देश की सीमा बनाते हैं और ना ही समुद्र स्थल से लगे हुए हैं, ना ही समुद्र से लगे हुए, ना तो तटीय सीमा पे हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पे। कितने ऐसे राज्य हैं? तो वो 5। ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और ना ही तट से तटीय राज्य, तटीय राज्य है। कहने का मतलब जो हमारी भारत है, भारत के लगभग मध्य में
कहीं न कहीं यह राज्यों से घिरे हुए हैं और यह किसी दूसरे देश से सीमा नहीं बढ़ाते और ना ही तटीय सीमा स्पर्श करती है। तो ऐसे कितने राज्य हैं? कुल अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो टोटल 7 हैं। कितने? 7 है। सिर्फ राज्यों की बात की जाए तो 5 है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश कौन सा है? पहला है एमपी, मध्य प्रदेश। दूसरा हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं और ना ही तट पे स्थित हैं, ना ही तट की सीमा से स्पर्श करते हैं। 5 ऐसे राज्य हैं जो न किसी दूसरे देश से सटे हुए हैं और ना ही समुद्र के किनारे हैं, ना अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास हैं। यह राज्यों से घिरे हुए हैं और अंदर के प्रदेश हैं, राज्य हैं। तो 5 हैं। कुल कितने हैं? 5 हैं। ठीक। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है। कौन कौन से? एक दिल्ली है और दूसरा चंडीगढ़। यह 2 ऐसे राज्य हैं ना तो किसी विदेशी सीमा को स्पर्श करते हैं और ना ही समुद्र के किनारे हैं। तो प्रश्न यहीं से बनेगा मुख्य रूप से, जो ये 5 राज्य हैं इसी में से पूछा जाएगा। ऑप्शन में दे दिया जाएगा मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और दिल्ली। इसमें से कौन से राज्य हैं जो विदेशी सीमा को स्पर्श? अच्छा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और गुजरात, या कोई भी एक राज्य दे दिया जाएगा जो तटीय राज्य हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, उनका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि कौन से राज्य हैं जो न तो किसी देश से सटे हुए हैं और ना ही समुद्र के किनारे हैं। तो आप इसको बखूबी जान लीजिएगा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बिल्कुल मध्य के आसपास हैं। अच्छा, भारत को भौगोलिक स्थिति में, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और भौगोलिक स्थिति या प्राकृतिक प्रदेश के रूप में देखा जाए तो भारत को 4 भागों में बांटा गया है। भारत को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि भारत में कुल 6,41,000 गाँव, 6,41,000 गाँव, लगभग 6,41,000 गाँव है भारत में। ठीक है, भारत में कितने गांव हैं? 6,41,000। भारत की जो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा का विस्तार कितना है? भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा का विस्तार कितना है? यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो स्थलीय सीमा का विस्तार, भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार, स्थलीय सीमा का विस्तार कितना किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। जो यहाँ से देखिए गुजरात से लगा के, जो पाकिस्तान से सटा हुआ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यहाँ से ऊपर ऐसे ऐसे लद्दाख से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तक
जो सीमा है, जो स्थल से लगे हुए राज्य हैं, उनकी जो लंबाई है वह कितना है? 15,200 किलोमीटर। यहाँ इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, इसमें ये पूछा जाएगा कि भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार है, उसमें कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन ये भी रहेगा तो 15,200 किलोमीटर। तो सही क्या होगा? 15,200 किलोमीटर स्थलीय विस्तार। स्थलीय, भारत का जब स्थलीय है तो तटीय भी कुछ होगा ना, तटीय विस्तार। तटीय विस्तार, जो तटीय विस्तार है इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो भारत के कुल तटीय विस्तार, कुल तटीय विस्तार देखा जाए, कुल तटीय विस्तार तो 7,515 किलोमीटर। कितना है? 7,515 किलोमीटर है कुल तटीय विस्तार। कुल में आपका द्वीप जो है, कुछ द्वीप हैं उनको भी ऐड कर लिया जाएगा, जैसे लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके जो चौतरफा जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इसके चारों तरफ की जो सीमा है उसको भी ऐड कर लिया जाता है और फिर तो 7,515 किलोमीटर की सीमा होती है। वैसे जो मुख्य भूभाग है, भूभाग है, जो तटीय राज्य हैं, हमारे 9 तटीय राज्य हैं, इनकी सीमा पूछा जाए तो यह 6100 किलोमीटर। कितनी? 6,100 किलोमीटर। पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य तटीय भूभाग का विस्तार कितना है तो 6100 किलोमीटर। अब पूछा जाएगा कुल तटीय विस्तार, कुल तटीय मतलब द्वीप भी आ जाएंगे, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि द्वीपों सहित कुल तटीय विस्तार, द्वीपों सहित कुल तटीय विस्तार तो कितना हो जाएगा? 7,515 किलोमीटर। 7,515 किलोमीटर। इसको दोनों को ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 15, 1, 5, 2, 7, 5, 2, 7, 7, 5, 12 और 1, 2। भारत का कुल विस्तार, कितना हो जाएगा? तो 22,715 किलोमीटर। 22,715 किलोमीटर। स्थल, द्वीप और तटीय विस्तार जो है कुल को मिला के 22,715 किलोमीटर की सीमा बनती है इसकी, भारत की 22,715 किलोमीटर। इतना क्लियर हुआ? अब भारत को प्राकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश के अंतर्गत बांटा गया है कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। भारत को भौगोलिक या प्राकृतिक, भारत को भौगोलिक या प्राकृतिक प्रदेश के रूप में, भौतिक या प्राकृतिक, भौतिक या प्राकृतिक प्रदेश। भारत के जो संरचना है भारत की, एक भौतिकी और एक भौतिक संरचना है, एक प्राकृतिक। भौतिक प्रदेश कहिए या प्राकृतिक प्रदेश, इस आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? इस आधार पर भारत को कुल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र, क्या कहा गया है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र। उत्तर के
पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र। भारत को प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर या भौतिक प्रदेश के आधार पर कुल 4 भागों में बांटा गया है और कहीं कहीं आयोग जो है वह 6 भागों को भी बताता है। तो आइए हम देखते हैं यह कैसे है। भारत के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र। दूसरा है भारत के पठारी क्षेत्र, भारत के पठारी क्षेत्र, भारत के पठारी क्षेत्र। तटीय, देखिए भारत के पर्वतीय क्षेत्र कौन से हो गए, ये ऊपर के जहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार है, जहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार है वह भारत के पर्वतीय क्षेत्र। और आगे ये पूर्वोत्तर भारत में मैदान, छोटे छोटे पहाड़ हैं जो 200 मीटर से लेकर 500 मीटर की सीमाओं के अंतर्गत हैं। ऊंचाई उनकी जो है 200 से 500 मीटर के अंदर है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और वह मैदानी क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय का क्षेत्र है पूरा, उसके बाद उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को एक भागों में रखा गया है। और भारत के पठारी क्षेत्र, ये जो मध्य का भाग है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, राजस्थान, छोटा नागपुर का पहाड़ जो है, ये सब पठारी क्षेत्र है, भारत के पठारी क्षेत्र हैं। तो ये भाग नंबर 2 हो गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। और फिर नंबर 3 है तटीय मैदान, व द्वीप समूह। और नंबर 4 है मरुस्थल। तो भारत का जो बंटवारा हुआ है इस तरीके से हुआ है, किस तरीके से, भौतिक या प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र को एक भाग, भारत के पठारी क्षेत्र से दूसरा कहा गया। और तटीय मैदान, जो ये तटीय मैदान है, जो समुद्र से सटे हुए तटीय मैदान, और द्वीप समूह, जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको भी एक ही में रखा गया, एक समूह में रखा गया। तो ये नंबर 3 हो गया। और मरुस्थलीय क्षेत्र जो राजस्थान के आसपास है, इसे मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब 4 भागों में बांटा गया है। और आयोग कहीं कहीं 6 भागों में कहता है कि भारत का जो विस्तार है वह 6 भागों में है। किन भागों में, तो ये मैदानी क्षेत्र को अलग मानता है, मैदानी क्षेत्र को अलग से भाग में काउंट करता है, और द्वीप समूह को भी अलग करता है। तो उस तरीके से 6 हो जाएंगे। तो जहाँ 4 या 6 दोनों भी सही होगा, 4 या 6। तो मुख्य रूप से 4 ही जाना जाता है, लेकिन कभी कभी 6 भी मान लिया जाता है। तो इसको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि भारत का जो भौतिक या प्राकृतिक आधार पर जो बंटवारा हुआ है वह 4 भागों में हुआ है। 4 भागों में हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय और द्वीप समूह का क्षेत्र, और फिर मरुस्थल क्षेत्र। इस तरीके से हमने देखा कि भारत को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, इसके पहले हमने देखा दक्षेश क्या होता है, फिर 7 सिस्टर, और अब भारत के भौगोलिक प्रदेशों का जो है बंटवारा जो हुआ है उसको हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे जो पर्वत पठार मैदान होते हैं, पर्वत पठार पहाड़ी मैदान, इनकी ऊंचाई कहाँ से ली जाती है और कितनी होती है इनकी ऊंचाई। तो भारत का जो मैदानी क्षेत्र है या पर्वत का क्षेत्र है या पठार का क्षेत्र है या पहाड़ी का क्षेत्र है,
उसकी ऊंचाई समुद्र तल जो चेन्नई, तमिलनाडु की चेन्नई से लिया जाता है, वहां से मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है? किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? तो चेन्नई से। कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई से मापी जाती है, चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। अब हम लोग देखेंगे कि पठार का ऊंचाई कितना होता है, मैदान का ऊंचाई कितना होता है, और पहाड़ियों की ऊंचाई का कितनी होती है, और पर्वतों का ऊंचाई कितना होता है। किसको किस आधार पर बंटवारा किया गया है? हम किसको पहाड़ कहते हैं, किसको पर्वत कहते हैं। तो 200 मीटर से 500 मीटर तक की ऊंचाई का क्षेत्र को हम मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। 500 से 800 तक का 500 से 800 मीटर तक की ऊंचाई क्षेत्र को हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। 800 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई क्षेत्र को हम पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। और 1000 से प्लस की ऊंचाई को हम पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। तो भारत का जो उच्चावच विकास है कुछ इसी तरीके से है कि भारत कहीं समतल है, कहीं पठार है, तो कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है। इस तरीके से भारत की जो प्राकृतिक संरचना है, जो प्रकृति ने इसको निर्मित किया है, प्रकृति ने निर्मित किया है, तो कहीं पठार है, तो कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, और कहीं कहीं तटीय क्षेत्रों में घास के भी मैदान है, जहाँ पशुपालन अधिक होती है, जहाँ पशुपालन की अधिक होता है, जिसको हम लोग आगे और अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, इतना याद रखिए। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि 200 से 500 मीटर की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? तो उसमें ऑप्शन रहेगा पठार, पहाड़ी, पर्वत, मैदान। क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। इन चीज़ों को यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे, इस तरीके से प्रश्न बनेंगे कि 500 से 800 मीटर की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? तो पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। भारत का जो क्षेत्र है वह इन तटीय क्षेत्रों में भी, जो पानी का क्षेत्र है, जो समुद्र के अंदर है, समुद्र में भी है, तो वहाँ भी भारत का क्षेत्र और अधिकार होता है। वहाँ से भी भारत बिजनेस और व्यापार करता है। वहाँ से भी उसके भी दो तरीके हैं। एक आर्थिक क्षेत्र होता है, एक अनन्य क्षेत्र होता है। आर्थिक क्षेत्र होता है और एक अनन्य क्षेत्र होता है। जो भारत का आर्थिक क्षेत्र है वह 24 नॉटिकल, जो भारत का 24 नॉटिकल ना, नॉटिमल, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। भारत का जो आर्थिक क्षेत्र है वह 24 में है, 24 नॉटिमल में। कितने में है? 24 नॉटिमल आर्थिक क्षेत्र है। आर्थिक क्षेत्र का जो विस्तार है इतने में है। और अनन्य क्षेत्र, वह 200 नॉटिमल तक होता है। कितने तक? 200 नॉटिमल तक होता है। इस सीमा के अंतर्गत जो भी
विदेशी व्यापार होते हैं उस पर भारत का अधिकार होता है। यहाँ से भारत कर वसूल सकता है और इन 24 नॉटिकल क्षेत्र में भारत कुछ भी कर सकता है। वह अपना कोई भी प्लांट लगा सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म बना सकता है यहाँ इस समुद्री क्षेत्र में। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी होती है, मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी होती है, पर्वतों की कितनी ऊंचाई होती है। इस तरीके से हम लोग आज देखे हैं। और यह इसका जो परिभाषा हो कि पठार किसे किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, तो थोड़े से एक शब्दों में समझ लीजिए, बहुत छोटे से शब्दों में, कि एक ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई, एक ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई, एक ऐसी संरचना, एक ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर, 200 से 500 मीटर होती है। उसे मैदान कहते हैं। उसे मैदान कहते हैं। उसे मैदान कहते हैं। पहाड़ किसे कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र किसे कहेंगे? ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई, ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई 800 से 1000 मीटर तक होती है, उसे हम क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे। पर्वत किसे कहेंगे? ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई 1000 प्लस, 1000 से भी अधिक मीटर में होती है, उसे हम पर्वत कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत कहते हैं। उसे हम पर्वत कहते हैं। और हम लोगों ने भौतिक प्रदेश और प्राकृतिक प्रदेश को समझ लिया है। भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए। भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? एक ऐसी संरचना, एक ऐसी स्थलाकृति, एक ऐसी स्थलाकृति, एक ऐसी स्थलाकृति जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हो, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हो, उसे क्या कहेंगे? भौतिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश कहते हैं एक ऐसी स्थलाकृति जो प्राकृतिक रूप से, जिसमें किसी की भूमिका, जो मानवीकृत न हो, जो प्रकृति की स्वयं निर्मित की हो, उसे हम भौतिक प्रदेश कहते हैं। उसे हम भौतिक प्रदेश कहते हैं। उच्चावच किससे कहते हैं? उच्चावच ऐसी स्थलाकृति जिसकी ऊंचाई एक समान न होकर, जिसकी ऊंचाई एक समान न होकर भिन्न हो, एक समान न होकर भिन्न हो, तो ऐसी स्थलाकृति को
ऐसी स्थलाकृति को उच्चावच कहते हैं। पहाड़ किसे कहते हैं? एक ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई 800 मीटर से 1000 मीटर तक हो, उसे हम पहाड़ कहते हैं। मैदान किसे कहते हैं? एक ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई 200 मीटर से 500 मीटर तक हो, उसे हम मैदान कहते हैं। पर्वत किसे कहते हैं? जिसकी ऊंचाई, एक ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई 1000 से भी अधिक मीटर में हो, 1000 प्लस मीटर में ऊंचाई हो, उसे हम पर्वत कहते हैं। और भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? ऐसी स्थलाकृति जो प्राकृतिक रूप से, जो प्रकृति ने स्वयं निर्मित किया हो, उसे हम प्राकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश कहते हैं। और उच्चावच क्या है? तो एक ऐसी स्थलाकृति जिसकी ऊंचाई एक समान न होकर भिन्न हो, वो ऐसी स्थलाकृति को हम उच्चावच कहते हैं। ऐसी स्थलाकृति को हम उच्चावच कहते हैं। तो हम लोगों ने आज देखा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी देश या तट से सीमा नहीं बनाते? 5 हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मुख्य रूप से 5 ही जानिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको जरूरी नहीं है। 7 सिस्टर में कितने राज्य हैं? 7 सिस्टर में कितने राज्य हैं? क्या सिक्किम को 7 सिस्टर राज्य की राज्य में गणना किया जाता है या नहीं? तो नहीं, सिक्किम को 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। अच्छा, अब इस हिसाब से देखें तो ये हम लोगों ने पर्वत, पठार और पहाड़ी का थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको, और एक एक करके धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। और अब देखेंगे हम लोग जो भारत के कई राज्य हैं, उसमें किस राज्य की सीमा सर्वाधिक है और किस राज्य की सबसे कम है, या हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की सीमा वह प्रदेश किस स्थान पे आता है। तो सर्वाधिक सीमा किस राज्य की है? सर्वाधिक सीमा वाले राज्य, सर्वाधिक सीमा वाले राज्य। जब सर्वाधिक है तो कम भी होगा। सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान के बाद उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। ये सर्वाधिक सीमा वाले राज्य हैं। देखिए, राजस्थान जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, सर्वाधिक सीमा इसकी है, फिर मध्य प्रदेश की है, उसके बाद महाराष्ट्र की, फिर उत्तर प्रदेश की है। इतना ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़े राज्य कौन है। इसको क्रम से भी लगाने के लिए पूछा जा सकता है, क्रम से भी लगाने के लिए कहा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। या उत्तर प्रदेश की कौन सी स्थिति है, किस नंबर का राज्य है, ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश का पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र का पूछा जा सकता है। इसके बाद की चीजें नहीं पूछी जाती हैं और ना पूछा गया है अब तक। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा है। उससे बड़ा सिक्किम है, फिर त्रिपुरा,